हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसरो के URSC 2024 के टेक्नीशियन बी, जिसमें कि फ्रेंड्स टर्नर, प्लम्बर, फीटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स ये पार्ट 6 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 5 पार्ट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो में टॉप 100 प्रश्न रहने वाला है, 100+ प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उन सभी को भी डिस्कस किया गया है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके 5 से 6 प्रश्न तो आएगा ही आएगा। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। अब आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही आकार के लिए एक ड्रिल छेद परिष्करण का संचालन ज्ञात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिमिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं जो काउंटर सिंकिंग है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक छेद के अंत में एक शंकु यानी कि एक शंकु की आकार की वृद्धि करने की जो विधि होती है उसी को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। और काउंटर बोरिंग किसको कहते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक छेद के अंत को बेलनाकार रूप से बढ़ाने की जो वृद्धि जो होती है, कैसा, तो बेलनाकार रूप से बढ़ाने की जो विधि जो होती है उसको काउंटर बोरिंग कहते हैं। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद कैसे रखना है, तो काउंटर सिंकिंग, तो सिंकिंग यानी कि शंकु, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और काउंटर बोरिंग यानी कि बेलनाकार। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एक छेद के अंत में एक शंकु के आकार की वृद्धि करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। और जो काउंटर बोरिंग है वो क्या है, तो एक छेद के अंत में बेलनाकार रूप से बढ़ाने की जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, तो काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं जो रीमर जो है, रीमर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं रीमर के बारे में। तो रीमर के द्वारा बहुत थोड़ी मात्रा में धातु जो होती है उसको काटी जाती है। ये तीनों आपको याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा आई होप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित सामग्री की एक सामान्यतः बियरिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गन मेटल का। अब डिस्कस कर लेते हैं गन मेटल के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है, यानी किस किस चीज़ से मिलने के बाद गन मेटल बनता है। तो पहला जैसे कि कॉपर हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ, इन तीनों का जो मिश्रण जो होता है वो गन मेटल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं जो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम, इसके बारे में। तो एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, यानी कि इसको सूचित करते हैं Al से। और इसका जो एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 13 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर, जिंक, टिन, तीनों का जो मिश्रण होता है वो गन मेटल होता है, यानी कि तीनों के मिलने से गन मेटल बनता है। और जो एल्युमिनियम होता है उसको Al से लिखते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस को किस मापन यंत्र से नापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओम मीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि करंट, यानी कि करंट मापने की इकाई है। अब अगला भी देख लेते हैं। तो जो दबाव है इसकी इकाई क्या है? तो पास्कल है। अगला क्या है? तो रेजिस्टेंस जो है इसका इकाई क्या है? तो ओम है। अगला क्या है? डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो मास बटे वॉल्यूम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रोज विथ सप्लाई वोल्टेज, यानी कि आपूर्ति वोल्टेज के साथ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कीलक छेद के केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1.5 टाइम्स द डायमीटर, यानी कि व्यास का 1.5 गुना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हैमर के आई होल में वेज लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉर स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ के लिए लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फिलिप्स स्क्रू को खोलने कसने के लिए प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। और इसका जो मेन जो पार्ट्स होता है वो कौन कौन सा होता है इसमें? तो इसमें एक होता है हैंडल होता है, एक सैंक होता है, एक ब्लेड होता है। ये तीनों जो है ये इसका मेन पार्ट्स का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस प्लास का प्रयोग इलेक्ट्रीशियन विभाग में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डायगोनल प्लायर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रेती यानी कि फाइल, फाइल का कौन सा भाग हार्ड व टेम्पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टैंग को छोड़कर बाकी जो भी है सभी को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अब देख लेते हैं जो फाइल जो होता है उसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है। तो पॉइंट से लेकर जो हील होता है, यानी कि जो फाइल जो होता है ये पॉइंट से लेकर और ये जो हील जो होता है हील यहाँ तक की जो लंबाई जो होती है वही फाइल की एक्चुअल लेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर सुराख वाले चॉप को टर्न करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैंड्रल युक्ति प्रयोग होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं टेल स्टॉक के बारे में। तो अगर ये लेथ मशीन है तो जो राइट साइड जो होता है इस तरफ जो होता है ये टेल स्टॉक होता है, और लेथ मशीन का के लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो हेड स्टॉक होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लेथ मशीन के दायां तरफ यानी कि राइट साइड क्या होता है, हेड स्टॉक या टेल स्टॉक?
तो क्या हो जाएगा, टेल स्टॉक, यानी कि राइट साइड में टेल स्टॉक होता है और लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेथ सेंटर की नोक का कोण कितने डिग्री का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैंड्रिल किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक टूल द्वारा धातु की आसानी से मशीनिंग करने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मशीन एबिलिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन प्लेट का एंगल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 90 डिग्री होता है। अब आइए पंच के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेंटर पंच जो होता है, सेंटर पंच, इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। दूसरा क्या है, तो डॉट पंच है। तो डॉट पंच जो होता है इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। जो प्रिक पंच जो होता है इसका कितना होता है, तो इसका 30 डिग्री होता है। और ये तीनों जो दिया गया, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न, यानी पंच से प्रश्न तो रहता है। इसीलिए आपको तीनों अच्छे से याद रहना चाहिए कि सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रॉम नंबर, यानी कि नंबर से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सी मशीन फ्लाई कटर का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिलिंग मशीन जो है वो फ्लाई कटर का उपयोग करती है। अब आइए लेथ मशीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लेथ मशीन जो होता है इससे कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो पहला तो इसे टर्निंग किया जाता है, दूसरा फेसिंग किया जाता है, तीसरा ड्रिलिंग किया जाता है, चौथा बोरिंग किया जाता है, पांचवा ग्रूविंग किया जाता है, छठा थ्रेडिंग किया जाता है, सातवां नर्लिंग किया जाता है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस जो लेथ मशीन होता है इस पर किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन टूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्क जो लिफ्ट जो है वो मशीन टूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेपर कहलाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ड्रिल जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उपयोग लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि में छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो ड्रिल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एंगल प्लेट में रिब्स बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए जो एंगल प्लेट होता है उसमें रिब्स बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एंगल प्लेट ग्रेड में पाई जाती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एंगल प्लेट में आयताकार नलियाँ कटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोल्ट को स्थान देने के लिए एंगल प्लेट में आयताकार नालियाँ कटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एंगल प्लेट का प्रयोग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एंगल प्लेट किस धातु की बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन, यानी कि जो एंगल प्लेट जो होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टूल रूम में प्रयोग एंगल प्लेट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेड 1 का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मटेरियल यानी कि टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इस पे तो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि इसमें 24 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वह उस टाइप का प्रश्न, तो इस पे मैंने वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है, उसको जाकर आप देख लें, ताकि जितने भी सारे टूल्स हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं वो आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। और यहाँ से प्रश्न रहता है हर एक एग्ज़ाम में, टूल्स देकर पूछा जाता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इसीलिए आप जाकर देख लें। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। वर्कशॉप में प्रयोग एंगल प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेड 2 एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? तो वर्कशॉप में। अब जो एंगल प्लेट है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो एंगल प्लेट जो होता है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो इसका तीसरा पॉइंट है इसका प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने में किया जाता है। आइए एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो एंगल प्लेट के बारे में समझ लेते हैं। तो जो एंगल प्लेट है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, और इसका जो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसका जो प्रयोग जो होता है वो मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने में किया जाता है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एंगल प्लेट का किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरफेस प्लेट, यानी कि एंगल प्लेट का सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कैलिपर के बारे में। जो कैलिपर है, कैलिपर, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जो कैलिपर जो होता है, कैलिपर वो माइल्ड स्टील हुआ, हाई कार्बन स्टील हुआ, इन सभी का बना हुआ होता है। और ये कैसा मापी औजार है? तो ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा अप्रत्यक्ष है, कौन सा प्रत्यक्ष है। तो जो कैलिपर जो है वो अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। खरोचनी बनाने का पदार्थ है, यानी खरोचनी मतलब स्क्रैपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कार्बन स्टील, यानी कि जो खरोचनी होता है, यानी कि जो स्क्रैपर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं माइल्ड स्टील का क्या क्या बना हुआ होता है।
तो इसका जो हेक्सा जो फ्रेम जो होता है, हेक्सा फ्रेम, वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अब ब्रास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉपर और जेड यानी कि जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ब्रास, यानी कि कॉपर और जिंक के मिलने से ब्रास का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं जो कास्ट आयरन है इससे क्या क्या बना हुआ होता है। तो जो एनविल होता है, एंगल प्लेट होता है, भी ब्लॉक जो होता है, ये सभी जो है ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेमल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए। अब ट्रेमल के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ट्रेमल का मुख्य भाग बीम होता है। क्या होता है? तो जो बीम जो होता है ये इसका मुख्य भाग होता है, जो स्टील रूल से बना होता है, यानी कि जो बीम जो होता है वो स्टील रूल से बना हुआ होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मापन हेतु स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो स्क्राइबर जो है, स्क्राइबर, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग जॉब की सतह पर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। किसका? तो स्क्राइबर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सरफेस प्लेट बनी होती है, यानी कि जो सरफेस प्लेट जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी का बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं किस किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो पहला है सघन तंतु ढलवा लोहा का बना हुआ होता है, दूसरा ग्रेनाइट का बना हुआ होता है, तीसरा ग्लास का बना हुआ होता है, यानी कि तीनों का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से एंगल प्लेट का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पहला है यानी कि ऑप्शन ए में सॉलिड एंगल प्लेट, ये भी एंगल प्लेट का प्रकार है। दूसरा एडजस्टेबल एंगल प्लेट, ये भी है। तीसरा बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, यानी कि ये भी है, तीनों है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एंगल प्लेट की दोनों साइडों पर बने आर पार स्लॉट का निम्न में से क्या कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोल्ट को स्थान देना, यही इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सरफेस गेज का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्राइबिंग ब्लॉक, यानी कि जो सरफेस प्लेट है इसका एक और नाम क्या है? तो इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन ए में दिया गया ऑडलेग कैलिपर, इसका एक और नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जेनी कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसका तीन नाम है, एक तो है ऑडलेग कैलिपर, दूसरा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, तीसरा जेनी कैलिपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 डिग्री टू 15 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री या फिर 12 डिग्री से 15 डिग्री ये होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री ये किसका होता है पॉइंट एंगल? तो ये जो प्रिक पंच जो होता है इसका होता है। और प्रिक पंच में कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका पॉइंट एंगल आपको याद रहना चाहिए? तो पहला है प्रिक पंच जिसका 30 डिग्री होता है। दूसरा सेंटर पंच जो है इसका जिसका होता है 90 डिग्री, और एक जो होता है वो होता है डॉट पंच। तो डॉट पंच का कितना होता है? तो इसका होता है 60 डिग्री, यानी कि ये तीनों आपको याद
रहना चाहिए। यानी कि टिक पंच का 30 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर बार एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यानी पंच के जो पॉइंट एंगल जो होता है, यानी कौन सा पंच है, इसका कितना पॉइंट एंगल होता है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए तीनों आपको याद रहना चाहिए। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का झुकाव का कोण रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 डिग्री टू 40 डिग्री रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इंजीनियर वॉइस का साइज निम्न पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विड्थ ऑफ जॉ। यानी कि जो जॉ जो होता है इसकी चौड़ाई से जो इंजीनियर वॉइस का जो साइज है वो लिया जाता है, यह उसी पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किसी वासर को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मानक व्यास, यानी कि नॉमिनल डाया से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सॉलिड पीतल को काटने में किस प्रकार के पिच के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। और ये जो वाला जो प्रश्न है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.8 mm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल कट टीथ होते हैं। किस पे? तो जो फ्लैट फाइल होता है इसके दोनों जो एज होता है उस पर सिंगल कट टीथ होते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जो फाइल जो है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो फाइल होता है वो साधारणतः फाइल की जो लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो 100 से, यानी कि 100 mm से 400 mm तक होती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो फाइल की जो हार्डनेस होती है, और ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी जो हार्डनेस होती है वो 60 से 64 HRC होती है। ये वाला जो हार्डनेस इसकी जो है ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पतले ट्यूब को काटने में प्रयोग होने वाले हेक्सा ब्लेड का पिच होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.8 mm होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का किस कोण पर झुकाव रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 डिग्री पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हाइल कटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फाइल की लंबाई मापी जाती है, और ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉइंट टू हिल, यानी पॉइंट से हिल। यानी कि अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूँ, अगर ये फाइल जो है ये फाइल है, तो यहाँ से, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर ये जो हील है यहाँ तक, इन दोनों के बीच का जो दूरी हो जो होता है वही फाइल का लंबाई होता है, फाइल का लेंथ होता है। आप अच्छे से समझ लें, ये तो हैंडल होता है आपको पता ही है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बॉल पेन हैमर की पेन आकार की होती है, यानी कि जो बॉल पेन का जो बॉल पेन हैमर जो होता है उसका जो पेन होता है वो किस आकार का होता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्फेरिकल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्बो, यानी कि बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की एल्बो के ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सेकेंड कट फाइल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी कि ग्रेड के अनुसार होती है, यानी कि जो सेकेंड कट जो फाइल होती है वो ग्रेड के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। साधारणतः हेक्साब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों पिन होल के सेंटर से सेंटर तक की दूरी से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फिनिशिंग किए फिनिशिंग किए जॉबों को पुनः मशीन वॉइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो फिनिशिंग किए जो जॉब जो होता है उसको पुनः मशीन वॉइस में फिट करते समय हम जो सॉफ्ट जो हैमर होता है इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कार्यखंड पर शीतक द्रव का प्रयोग करने से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उच्च कर्तन गति प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हैमर का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फ्रॉम द साइज ऑफ द वेट एंड द पेन, यानी कि उसके साइज यानी कि उसके वेट और पेन जो होता है उसके साइज के अनुसार लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अवकाश कोण यानी कि क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कारखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैलेट कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जो मैलेट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर धात्विक चादर के लिए होता है। किसका, तो मैलेट का उपयोग। अब डिस्कस कर लेते हैं जो बॉल पेन जो हैमर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो मुख जो होता है वो चपटा एवं ऊपरी का जो भाग होता है वो गेंद के समान होता है। अगला इसका यानी कि इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है इसका प्रयोग विद्युतीय जो कार्य जो होता है उसके लिए किया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसका जो वजन जो होता है वो 0.11 से 0.91 kg के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। रिंग स्पैनर में नोचिस होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 12, यानी कि जो रिंग स्पैनर जो होता है
इसमें 12 नोचिस होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिलिंड्रिकल नट्स। यानी कि हुक स्पैनर का प्रयोग सिलिंड्रिकल नट जो होता है नट्स, उसको खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग निम्न में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग होता है या उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रॉम टोटल लेंथ, यानी कि पूरी लंबाई से विनिर्दिष्ट किया जाता है। किसको? तो प्लायर को। अब डिस्कस कर लेते हैं जो प्लायर यानी जो पिलास है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं पिलास के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? तो जो यह जो है यानी कि जो प्लायर्स जो है वो हैंड टूल है। कैसा टूल है? तो हैंड टूल है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है कास्ट स्टील का बना होता है। यानी कि ये जो प्लायर जो होता है वो पहला तो ये हैंड टूल है, और दूसरा इसका पॉइंट है यह कास्ट जो स्टील जो होता है, कास्ट स्टील इसी से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ट्रैप ज्वाइल थ्रेड का एंगल जो है वो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। प्लायर किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पर मैंने वीडियोस बना रखा है, और यहाँ से यानी कि टूल्स और किस मटेरियल का बना हुआ होता है वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न तो यहाँ से रहता ही रहता है, इसलिए आप अच्छे से उस वाले वीडियो को देख लें। खजाना वाला वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब आइए जो बाकी है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कास्ट आयरन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कास्ट आयरन से सरफेस प्लेट जो है वो बनता है। भी ब्लॉक जो है वो भी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। एंगल प्लेट जो है वो भी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। स्वेज ब्लॉक जो है ये भी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। स्टेक जो होता है ये भी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं माइल्ड स्टील का क्या क्या बना हुआ होता है। तो जो हेक्सा फ्रेम होता है ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्या है? तो जो कैलीपर ये भी माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। आइए एक बार और समझ लेते हैं। तो जो कास्ट आयरन जो होता है इससे क्या क्या बना हुआ होता है? तो जो सरफेस प्लेट हुआ, भी ब्लॉक हुआ, एंगल प्लेट हुआ, स्वेज ब्लॉक हुआ, स्टेक, ये सभी जो है सभी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा है माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का हेक्सा फ्रेम हुआ या फिर कैलीपर हुआ, यानी कि हेक्सा फ्रेम और कैलीपर दोनों जो है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। और जो प्लायर जो होता है प्लायर्स वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिजली के तारों को काटने के लिए जो डायगोनल जो प्लायर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। और ये वाला जो प्रश्न है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसी भी उत्पादन
कि क्वालिटी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयोगिता। यानी किसी भी उत्पादन की जो क्वालिटी है उसका अर्थ क्या है, तो उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 61। इस्पात में कार्बन की मात्रा की बढ़ोतरी से निम्न परिणाम मिलते हैं। यानी कि अगर हम जो इस्पात है इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा दें तो क्या परिणाम मिलेगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंक्रीज इन हार्डनेस। यानी कि जो कठोरता है उसमें वृद्धि हो जाएगा। यानी कि इस्पात में अगर कार्बन की मात्रा हम जितना ज़्यादा मिलाएंगे वो धातु उतनी ही ज़्यादा कठोर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। छेनी की कर्तन कोण यानी कि कटिंग एज होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्ड एंड टेम्पर। यानी कि जो छेनी की जो कर्तन जो कोर है वो हार्ड और टेम्पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चाबी मार्ग यानी कि कीवे काटने के लिए प्रयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैप चीचल का प्रयोग किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो चीचल जो है, चीचल इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसका प्रयोग धातुओं को छीलने व काटने हेतु किया जाता है। यानी कि छीलने और काटने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ये किस मटेरियल यानी किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो जो चीजल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ये तो आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो ये वैसा क्वेंचिंग माध्यम है जो अधिक तेजी से ठंडा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 और ये वाला जो प्रश्न है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब आइए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और ये वाला जो पॉइंट्स है ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं जो पिग आयरन है, पिग आयरन ये किस फर्नेस से यानी किस भट्ठी से प्राप्त होता है। तो ये जो ब्लास्ट फार्नेस है, ब्लास्ट फार्नेस इससे पिग आयरन का निर्माण होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो कास्ट आयरन है ये कौन से भट्टी से प्राप्त होता है। तो जो क्यूपोला जो फार्नेस है, क्यूपोला फार्नेस इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है। अगला एक और है रॉट आयरन। तो जो रॉट आयरन जो है, रॉट आयरन ये जो पुडलिंग जो फार्नेस है इससे प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये तीनों जो पॉइंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कास्ट आयरन है वो क्यूपोला फार्नेस से प्राप्त होता है, जो पिग आयरन है वो ब्लास्ट फार्नेस से प्राप्त होता है, जो रॉट आयरन है वो पुडलिंग फार्नेस से प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 66। हाई कार्बन स्टील के 18-4-1 में एक का क्या अभिप्राय है। यानी कि 18-4-1 इसमें जो एक है उससे क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वेनेडियम। अब अगर आपके एग्जाम में अगर 18 या फिर 4 पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा। तो आइए सभी के बारे में समझ लेते हैं। तो जो 18 इससे टंगस्टन का तात्पर्य है, जो 4 है इससे क्रोमियम, जो क्रोमियम जो है क्रोमियम इसका तात्पर्य है, और टंगस्टन का 18 से टंगस्टन का तात्पर्य है, और एक जो है वो वेनेडियम।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 18 है ये टंगस्टन से तात्पर्य है, यानी कि टंगस्टन यानी कि जो अनुपात है वो 18 जो है वो टंगस्टन को दर्शाता है, और जो 4 जो है वो क्रोमियम को, 1 जो है वो वेनेडियम को। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्रेन हुक्स की धातु होती है, यानी कि जो क्रेन हुक जो होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रॉट आयरन। रॉट आयरन का बना हुआ होता है। और रॉट आयरन किस भट्टी से प्राप्त होता है? तो पुडलिंग फार्नेस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। स्क्रू जैक में थ्रेड कटी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अब जो पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये सभी आपको याद रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो 29 डिग्री होता है। दूसरा अमेरिकन नेशनल थ्रेड जो है इसका जो एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? तो वो होता है 60 डिग्री का होता है। अगला वार्म जो थ्रेड है इसका कितना होता है? तो 29 डिग्री होता है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं स्क्वायर थ्रेड का कितना होता है। तो इसका 0 या 90 डिग्री होता है, यानी कि 0 डिग्री भी होता है और 90 डिग्री भी होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि BSF, BSP, BSW, इन तीनों का जो एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 55 डिग्री का होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स एक प्रश्न तो आपके पक्के आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, एक और बचता है, एक है मीट्रिक थ्रेड। तो जो मीट्रिक थ्रेड है इसका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अब आइए एक बार और समझ लेते हैं। तो जो एकमी जो थ्रेड होता है इसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है। अमेरिकन नेशनल थ्रेड जो है इसका 60 डिग्री होता है। वार्म थ्रेड का 29 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड का 0 या 90 डिग्री होता है। BSF, BSP या BSW, इन तीनों का 55 डिग्री होता है। और जो मीट्रिक जो थ्रेड है इसका 60 डिग्री होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में लीड एंड पिच इनटू होती है, यानी कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 होता है। यानी कि ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में लीड एंड पिच इनटू 3 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। चूड़ी थ्रेड की तिरछी साइड को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लैंक कहते हैं। यानी कि अगर ये चूड़ी है तो ये जो तिरछी जो साइड है इसको फ्लैंक कहते हैं, और इसकी जो ऊपरी वाला जो भाग है उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं? तो इसको रूट कहते हैं। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, क्रेस्ट भी और रूट भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टफनेस। यानी कि जो जो कड़ापन जो है वो कैसा गुण है? तो मशीनी गुण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। TPI यानी कि टीथ पर इंच। ओके फ्रेंड्स, तो TPI या पिच को जांचने में प्रयोग, यानी किसका प्रयोग किया जाता है जांचने में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो TPI यानी कि टीथ पर इंच या फिर पिच को जांचने में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मल्टीपल थ्रेड वाला जॉब एक चक्कर में जितना आगे जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे लीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। उडरफ की का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाफ राउंड होता है उडरफ की का आकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारी मशीन को उठाने में प्रयोग बोल्ट, यानी कि किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है भारी मशीन को उठाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। मशीन को स्थिर रखने में प्रयोग बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो मशीन को स्थिर रखने में। अब जो फाउंडेशन जो बोल्ट है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यह मुख्यतः स्प्रिंग स्टील हुआ, माइल्ड स्टील, ब्रास इत्यादि से बनाए जाते हैं। कौन? तो फाउंडेशन बोल्ट। अब डिस्कस कर लेते हैं बोल्ट के बारे में। बोल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो यह अस्थाई फास्टनर है, यानी कि ये एग्जाम्स में प्रश्न में ये पूछा जाता है कि जो बोल्ट जो होता है वो कैसा फास्टनर है। तो ये अस्थाई फास्टनर है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्लाई नट के बारे में। फ्लाई नट जो ऑप्शन ए में दिया गया है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लाई नट को हम विंग नट के नाम से भी जानते हैं या फिर विंग नट भी कहते हैं। और जो विंग नट जो होता है उसे हम हाथों से आसानी से खोला या कसा जा सकता है, यानी कि हाथ से हम इसे खोल भी सकते हैं और कस भी सकते हैं। किसे? तो विंग नट को। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जो अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सूक्ष्म मापी यंत्रों में प्रयोग नट होता है, यानी कि जो सूक्ष्म मापी जो यंत्र होता है उसमें हम किस नट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसमें हम रिंग नट का प्रयोग करते हैं। अब रिंग नट के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यह गोलाकार होता है, यानी कि जो जो नट होता है वो कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है इसे बाहरी सतह पर, यानी कि इसके जो बाहरी सतह है उस पर स्लॉट कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ड्रिल किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए व बी, यानी कि ए का भी बना होता है और बी का भी, यानी कि HSS और HCS, यानी कि हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों का भी बना हुआ होता है। यानी कि जो ड्रिल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों का ही बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। साधारण ड्रिल का कटिंग एंगल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 118 डिग्री होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं जो ड्रिल जो है ड्रिल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक कटिंग टूल है, यानी कि जो ड्रिल जो है वो कैसा टूल है? तो कटिंग टूल है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका प्रयोग किसी धातु में गोल आकार का जो छिद्र होता है करने में किया जाता है। किसका? तो ड्रिल का प्रयोग। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो यह जो होता है वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो इसको यानी कि ड्रिल को ड्रिल मशीन पर बांधकर प्रयोग में लाया जाता है। तो आई होप ड्रिल के बारे में सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
ड्रिल होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने हेतु प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काउंटर बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ड्रिल जो होल होता है उसको कुछ बड़ा करने में हम काउंटर बोरिंग का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि काउंटर बोरिंग यानी कि बड़ा करना, आप ऐसे रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे फीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। ड्रिल का पॉइंट निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धातु पर, यानी कि ऑन मेटल, यानी कि धातु पर ड्रिल का जो पॉइंट जो होता है वो निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हेलिक्स एंगल को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेक एंगल कहते हैं। यानी कि जो हेलिक्स जो एंगल है उसको रेक एंगल कहते हैं। और फ्रेंड्स मैंने फिगर के माध्यम से मैंने बता रखा है कि कौन सा रेक एंगल कहलाता है, कौन सा क्लियरेंस एंगल कहलाता है, कौन सा लीप एंगल कहलाता है, कौन सा पॉइंट एंगल कहलाता है। मैंने खजाने वाला वीडियो में इसे पूरे अच्छे से क्लियर कर रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख ले, यहाँ से आपको सभी क्लियर हो जाएगा। कौन सा लीप एंगल है, कौन सा पॉइंट एंगल है, कौन सा क्लियरेंस एंगल है, कौन सा इंक्लाइंड एंगल है, इन सभी के बारे में मैं अच्छे से बता रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। किसी होल के सिरे को वेबल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि काउंटर सिंकिंग। यानी कि वेबल करने की प्रक्रिया को काउंटर सिंकिंग, बड़ा करने की प्रक्रिया को काउंटर बोरिंग, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ड्रिल के स्लीव पर टेपर कटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोर्स टेपर। यानी कि जो ड्रिल है इसके स्लीव पर मोर्स टेपर कटा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। लेटर साइज जेड का ड्रिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10.49 mm होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 121, यानी कि 121 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। उच्च परिष्करण के लिए अंतिम फाइलिंग के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेरी स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं। यानी कि उच्च परिष्करण के लिए अंतिम फाइलिंग के लिए हम वेरी स्मूथ जो फाइल है इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं जो स्मूथ फाइल है, स्मूथ फाइल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इस फाइल में 20 से 25 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है इसे हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसे, तो स्मूथ फाइल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। शीघ्रता से अधिक मात्रा में धातु हटाने में प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि
खुरदरा रेती यानी कि बस्टर्ड जो फाइल है इसका प्रयोग करते हैं। अब ये जो बस्टर्ड जो फाइल है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस फाइल में 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो यह फाइल मध्यम ग्रेड का होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो इस रेती का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बस्टर्ड जो फाइल होता है इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। परिष्कृत सतह के अंतिम फाइलिंग हेतु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं जो सेकेंड कट फाइल है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड कट फाइल का प्रयोग धातु यानी कठोर धातु को फाइल करने में किया जाता है। यानी कठोर फाइल जो धातु जो होता है उसमें फाइलिंग करने के लिए हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। चपटी रेती का भाग समानांतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2/3 भाग जो होता है वो समानांतर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सिंगल कट रेती का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉफ्ट मेटल पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। फाइल की हार्डनेस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 से 64 यानी कि 60 से 64 HRC होती है। और जो फाइल जो होता है वो कैसा टूल है, तो ये कटिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। फेरूल भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेती का यानी कि फाइल का भाग है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि फाइल के पार्ट्स यानी कि जो मुख्य पार्ट्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक होता है फेस, आप अच्छे से सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एक फेस होता है, एक हैंडल होता है, एक एज होता है, टिप या पॉइंट होता है, एक फेरूल होता है, उसके बाद शोल्डर होता है, टैंग होता है, हील होता है। ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी फाइल के जो मुख्य पार्ट्स है इसके नाम दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। आइए एक बार और देख लेते हैं। इसमें फेस होता है, हैंडल होता है, एज होता है, टिप या पॉइंट होता है, फेरूल होता है, शोल्डर होता है, टैंग होता है, हील होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। लकड़ी पर प्रयोग रेती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। किस पर, तो लकड़ी पर इसी फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। पतले सुराखों में प्रयोग रेती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेट टेल फाइल का प्रयोग किया जाता है। किस पर, तो पतले सुराखों में प्रयोग इसी रेती का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो रेट टेल फाइल का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97। त्रिकोणीय रेती का कोण बना होता है, यानी कि जो ट्रेंगुलर जो फाइल होता है इसका कोण जो होता है वो बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री का। और जो ट्रेंगुलर जो फाइल होता है कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा फाइल होता है। तो इसका जो कोण जो होता है वो 60 60 60, तभी तो जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। इसलिए एक इसका जो कोण जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो त्रिकोणीय जो रेती यानी कि जो ट्रायंगुलर जो फाइल है इसका जो एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा।
आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हीरा जो होता है, यानी कि जो डायमंड जो होता है वो सबसे कठोर एब्रेसिव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, 10 से 24 यानी कि 10 से 24 नंबर ग्रेन साइज को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोर्स को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ग्राइंडिंग व्हील की दरारों का पता करने के लिए प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सरे टेस्ट किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील की दरारों का पता करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न, यानी कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे। और ये तो कम से कम हुआ, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इस खजाना वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, और ये सभी ट्रेडों के लिए है, क्योंकि इसमें वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।